हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक ही क्लास में कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका यहाँ से कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कई सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो एंड में पसंद आएगी पूरा वीडियो देखने के बाद, तो अगर आपको लगेगा कि इस वीडियो को लाइक शेयर करना चाहिए तो आप कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि ये वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड समकालीन भारत की शिक्षा, चिंता और मुद्दे, तो इसी पेपर थर्ड के जो टॉपिक हैं उसको आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहला आज का हमारा जो टॉपिक है वह क्या है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का ओरिएंटल ओसिडेंटल कंट्रोवर्सी के बारे में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पर मैंने कोई राम गाथा पूरी नहीं लिखी है किसी भी टॉपिक के बारे में, क्योंकि अब जो है आपका रिवीजन टाइम चलना चाहिए। हो सकता है आपने मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने कई सारे जो टॉपिक हैं, पूरा सिलेबस जो आपने है वो कवर कर लिया होगा, सब चीज़ों को आपने पढ़ लिया होगा। तो अब आप रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन के टाइम में हमें ज़रूरत होती है कि कोई भी टॉपिक उठाएं तो उसके बारे में हमें मेन बातें हमें पहले से याद हों, पता हो। तो इसीलिए हम रिवीजन करते हैं। लेकिन जो राम गाथा होती है वो तो आप अपने बुक से ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और उसे आपको सिर्फ क्या करता है, काम करता है सिर्फ लॉन्ग आंसर बनाने के लिए। तो लॉन्ग में अगर आंसर आता है तो जाहिर सी बात ही आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ज़्यादा लिखने के लिए आप राम गाथा जो है वो याद कर सकते हैं, तो उसे आप अपनी भाषा में भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सिर्फ टू द पॉइंट बातें करेंगे। देखिएगा, प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है इसका मुख्य कारण क्या है, सबसे पहले तो ये जानिएगा। तो दोस्तों, इस विवाद का मुख्य कारण 1813 के आज्ञापत्र चार्टर एक्ट 1813 की 43वीं धारा में प्रयोग किए गए दो शब्द थे। कौन कौन से, साहित्य और भारतीय विद्वान। यही दो शब्द थे जिनसे यह विवाद जो है ये उत्पन्न हुआ था। अब इन दो शब्दों को प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों ने अपने शब्दों में इन शब्दों की अलग अलग व्याख्या कर दी। और जो प्राच्यवादी थे वो चाहते थे कि भारतीयों की प्राचीन शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को सुरक्षित रखना आवश्यक है, इसलिए इनके अनुसार शिक्षा जो है वो साहित्य की दी जाए। अगला है पाश्चात्यवादी। पाश्चात्यवादियों ने प्राच्यवादियों का भरपूर विरोध किया, और ये जो है ये अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर देते थे। ये चाहते थे कि उच्च वर्ग के लोगों को क्या किया जाए, उच्च शिक्षा जो है वो अंग्रेजी भाषा में दी जाए। तो ये अंग्रेजी भाषा के पूरा मतलब समर्थन करते थे, लेकिन प्राच्यवादी अंग्रेजी भाषा का विरोध करते थे। तो यहीं पर क्या हुआ, यह विवाद उत्पन्न हो गया। मुख्य कारण यही था इस विवाद का। तो ये आपने जाना। अब देखिएगा, इस विवाद का अंत कैसे हुआ। दूसरा पॉइंट तो ये है कि इसका अंत कैसे हुआ। जब इसका शुरुआत हुआ तो जाहिर सी बात है इसका अंत भी हुआ होगा। तो कैसे इस विवाद का अंत हुआ। लॉर्ड ऑकलैंड की यह मान्यता थी कि प्राच्य शिक्षा पर कुछ अधिक धन अगर खर्च कर दिया जाए तो वे अपना आंदोलन स्थगित कर देंगे। अपनी जो लड़ाई है उनकी वो लड़ाई वो ख़त्म कर देंगे जब उनके ऊपर हम कुछ ज़्यादा पैसा लुटा देंगे, कुछ ज़्यादा धन खर्च कर देंगे। तो इसीलिए ये लॉर्ड ऑकलैंड साहब जो थे ये चाहते थे कि उनके ऊपर ज़्यादा धन खर्च किया जाए। इसी विषय के आधार पर इन्होंने 24 नवंबर 1839 ईस्वी को एक प्रस्ताव रखा, जिसमें इन्होंने कहा कि पहले प्राच्य विद्यालय को आर्थिक रूप से सहायता दी जाए, उसके बाद जो भी पैसा बचता है वह अंग्रेजी विद्यालय को दिया जाए। अगला इनका कहना है कि देसी विद्यालय या प्राच्य विद्यालय को पहले की भांति ही चलने दिया जाए, उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना करे। जो प्राच्यवादी उनका जो विद्यालय था उसमें जैसे वो चाहते थे, साहित्य की शिक्षा देना चाहते थे या संस्कृत की शिक्षा देना चाहते थे, जो भी चाहते थे उनको वैसे ही चलने दो, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करो। ये कहना किसका था, लॉर्ड ऑकलैंड का था।
अब अगली बात जो इनकी थी, ये कहते थे कि प्राच्य विद्यालय जब शिक्षण कार्य में समर्थ हो जाएं पूरी तरीके से तो वह अंग्रेजी कक्षा भी चला सकते हैं। मतलब इनका कहना था कि उनका बहिष्कार ना किया जाए, ना ही उनके विचार पर कोई धारणा बनाई जाए, वो जैसे चाहते हैं उनको वैसे ही करने दो, बस जब वे समर्थ हो जाएं, जब वे चाहें तो अंग्रेजी कक्षा भी चला सकते हैं या अंग्रेजी में शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अब आगे विवरण पत्र के अनुसार इन्होंने 31,000 रुपये प्रतिवर्ष प्राच्यवादियों को देने की घोषणा कर दी, जिससे प्राच्यवादी वर्ग के लोग काफ़ी प्रसन्न हो गए। जाहिर सी बात है कि उन्हें हर साल अगर 31,000 रुपये मिल रहा है और उनके सामने बात की जा रही है तो वह खुश तो होंगे ही। तो अब क्या हुआ, जब वे खुश हो गए तो अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया, अपनी लड़ाई शांत कर दी। और जब इन्होंने लड़ाई शांत कर दी तो लंबे समय से जो विवाद चला आ रहा था वह विवाद समाप्त हो गया। तो यहाँ पर लॉर्ड ऑकलैंड की समझदारी से यह विवाद जो है ये खत्म हो गया। कब हुआ? 1839 ईस्वी में इस विवाद का अंत माना जाता है। तो ये आपने जान लिया प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत कैसे हुआ, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, मुख्य कारण क्या था, जो भी मेन बातें थी उसको आपने देखा है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है, मैकॉले का विवरण पत्र 1835, इसके बारे में देखिएगा। तो दोस्तों, जिस समय प्राच्य पाश्चात्य विवाद अपनी चरम सीमा पर था, यानी कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही ज़ोरों शोरों से यह लड़ाई चल रही थी प्राच्य पाश्चात्य विवाद की, उस समय ही 1834 को मैकॉले एक कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए थे। इनकी एंट्री हुई थी और ये अंग्रेजी के एक परम विद्वान थे और अच्छे वक्ता भी थे। उस समय जब ये भारत आए तो भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे, जिन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद और 1813 के आज्ञा पत्र की शिक्षा संबंधी धारा की व्याख्या करने के लिए और 1 लाख धन को खर्च करने के लिए मैकॉले से कानूनी सलाह मांगी थी। किसने मांगी थी? विलियम बेंटिंक ने मांगी थी। किससे मांगी थी? मैकॉले से मांगी थी। तो इसी के सिफारिश की वजह से, इसी सलाह पर इन्होंने, लॉर्ड मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपनी सलाह विलियम बेंटिंक को दे दी। जब उन्होंने मांगी सलाह तो इन्होंने दे दी, और ये जो सलाह थी इनकी, उसी को हम मैकॉले का विवरण पत्र के नाम से जानते हैं। अब मैकॉले ने क्या किया कि प्राच्य साहित्य को बिल्कुल बेकार बताया। देखिए, ये अंग्रेज थे, भारत आए थे, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया, अंग्रेजी शिक्षा पर ये बल देते थे। तो इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, यह बहुत ही आवश्यक है। इनके अनुसार प्राच्य भाषाएं बिल्कुल ही बेकार थी, व्यर्थ थी और उसका कोई उपयोग ही नहीं था। इनके अनुसार ये चाहते थे कि प्राच्यवादी को दबा दिया जाए, उनकी शिक्षा पर कोई भी जोर ना दिया जाए। संस्कृत साहित्य का मजाक उड़ाते हुए इन्होंने कहा कि इसका जीवन में कोई भी लाभ नहीं है, यह संस्कृत साहित्य जो है ये बेकार है। अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीयों की रुचि भी है। जो उच्च वर्ग के भारतीय लोग हैं वह अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। तो ये कहना किसका था? मैकॉले जी का था। इन्होंने अपने विवरण पत्र में ये सारी बातें कही हैं। अब देखिएगा मैकॉले का निस्यंदन सिद्धांत क्या कहता है। मैकॉले ने निस्यंदन सिद्धांत दिया। निस्यंदन जिसे फिल्ट्रेशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन का अर्थ क्या होता है? छानना ही तो होता है। तो छानना, निस्यंदन सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें मैकॉले ने चालाकी से उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की, जबकि यह भी कह दिया कि उच्च वर्ग शिक्षित होने से निम्न वर्ग के लोग स्वतः ही शिक्षित हो जाएंगे। उच्च वर्ग से छन कर शिक्षा निम्न वर्ग में अपने आप ही आती रहेगी। इनका मतलब था कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा ना दी जाए, सिर्फ उच्च वर्ग को लोग को शिक्षा दो और उनसे छन छन करके शिक्षा जो है वो निम्न वर्ग में अपने आप ही पहुंच जाएगी। तो इनका यही है निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत या फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेता है। अब अगला जो टॉपिक है वो वुड का घोषणा पत्र के बारे में है कि वुड का घोषणा पत्र कब आया था, किसके द्वारा आया था।
देखिएगा, गौर कीजिएगा, सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ल्स वुड के द्वारा दिया गया, तो इन्हीं के नाम पर इस घोषणा पत्र का नाम पड़ गया वुड का घोषणा पत्र। अब यहाँ पर एक बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा, इस घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। वुड जी का भी मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा में ही शिक्षा दी जाए, इनका भी मानना यही था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दिए जाने पर इन्होंने बल दिया, लेकिन देसी शिक्षा या प्राच्य शिक्षा के विकास पर भी महत्व दिया। जो प्राच्य शिक्षा थी उसका इन्होंने विरोध नहीं किया, ना बहिष्कार किया, उसके साथ ही इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा जो है ये माध्यम, शिक्षा का माध्यम बनाने पर बल दे दिया। घोषणा पत्र में सहायता अनुदान देने पर भी जोर दिया गया। तो आपका जो वुड डिस्पैच है, जिसे वुड के घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं, उसकी कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो आपने देख ली हैं। अब देखिएगा गोखले बिल के बारे में। तो गोखले बिल 1910 ये कब आया? तो जाहिर सी बात है कि 1910 में आएगा। 19 मार्च 1910 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें इन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और एक अलग से संयुक्त आयोग की नियुक्ति कर दी जाए। ये कहना किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का है। और ये गोखले बिल, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दिया इस बिल को। 6 से 10 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो, कोई भी शुल्क उनसे ना लिया जाए। इस प्रस्ताव पर सरकार ने आश्वासन दिया, इसे सुना, आश्वासन दिया और 1913 ईस्वी में एक अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी। लेकिन स्थापना तो कर दी, लेकिन अनिवार्य और निःशुल्क की बारे में बात नहीं की। इसके बाद गोखले जी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, जिससे जनता काफ़ी निराश हो गई, जनता में निराशा देखने को मिली। और जब जनता निराश हो गई तो उसे देख करके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने फिर से 16 मार्च 1991 में गोखले जी ने अपना प्रसिद्ध विधेयक सरकार के सामने प्रस्तुत किया, जो कि बाद में सफल हुआ, स्वीकार कर लिया गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको याद रखनी है। गोखले बिल क्या था, कैसे आया, किसके द्वारा आया, इसमें सिफारिशें क्या रखी गई, ये सारी चीज़ें। अब देखिएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधा कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो यह क्या है और कब आया? तो भारतीय शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करने का सुझाव दिया। 4 नवंबर 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को अपनी आख्या सौंप दी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए इसका नाम राधाकृष्णन आयोग भी रखा गया। तो ये आपको याद रखना है। कब आया? 1948 में। आगे देखिएगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के प्रमुख सुझाव क्या थे? शिक्षा संकाय, शिक्षा का स्तर ऊंचा करना, विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त का ध्यान रखना, विश्वविद्यालय की शिक्षा संरचना और संगठन पर ध्यान देना, ये सारे सुझाव थे राधाकृष्णन आयोग के। अब अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं। तो यह कब आया, किसके द्वारा आया? तो भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 ईस्वी को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, इसलिए इसे हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए इसे मुदालियर आयोग कहा जाता है। इसके सुझाव क्या थे? यह शिक्षा 11 से 17 उम्र के छात्रों के लिए होनी चाहिए, इसकी अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए, विकलांग छात्रों के लिए अलग से एक विशेष विद्यालय खोले जाएं और सरकार माध्यमिक स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क करे। तो ये सारे सुझाव दिए गए इस आयोग में। इसका उद्देश्य क्या था?
इस आयोग का उद्देश्य था छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना और छात्र जो हैं वो जीविकोपार्जन क्षमता का उनकी विकास करना, वो जीविकोपार्जन कर सकें। ये सारे उद्देश्य थे इस आयोग के, यानी कि मुदालियर आयोग के। तो आपको ये सारी चीज़ें इसके बारे में ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग क्या था, जो कि 1964 में आया। तो भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को अपने एक प्रस्ताव में नवीन शिक्षा आयोग की नियुक्ति के कारणों को स्पष्ट किया और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी जी। इसलिए इसे हम कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। इसे DS कोठारी के नाम से भी आप जान सकते हैं इसके अध्यक्ष को, दौलत सिंह कोठारी आयोग, या फिर दौलत सिंह कोठारी आयोग ने अध्यक्षता की, इसलिए कोठारी आयोग कहते हैं इसे। इसके प्रमुख सुझाव देख लीजिए तो शिक्षा और उत्पादन करना, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, शिक्षा और लोकतंत्र की सुदृढ़ता को बनाए रखना, शिक्षा का आधुनिकीकरण करना, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना भी इसका सुझाव था। तो कोठारी आयोग के जो सुझाव थे, और ये कब आया? 1964 में आया, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स जो आज हमने पढ़ा है, कुल 7 जो टॉपिक्स थे वो हमने देखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि आज हमने किस तरीके से यहाँ पर रिवीजन किया है। अगर आपको ये रिवीजन अच्छा लगे, ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए, इसी तरीके से और भी जो टॉपिक बचे हैं उस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब पढ़ाई करते रहिए।